आज से करीब 6 करोड़ साल पहले एक बहुत बड़ा सा एस्ट्रॉयड जिसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा था वे पृथ्वी से टकराता है और डायनासोर जिन्होंने पृथ्वी पर करीब 18 करोड़ साल तक राज किया था उनको पूरी तरह से पृथ्वी से खत्म कर देता है। लेकिन फिर भी एक ऐसा जानवर जिसका साइज डायनासोर से बहुत ही ज्यादा छोटा था वे डायनासोर के समय से लेकर आज तक हम इंसानों के बीच भी जिंदा है और वे है क्रोकोडाइल। सबसे अजीब बात क्रोकोडाइल की ये है कि जैसे ये आज दिखते हैं ठीक वैसे ही डायनासोर के समय में भी दिखते थे और इनकी बॉडी में कोई खास चेंजेस नहीं आए। मतलब ये कि क्रोकोडाइल में कोई खास एवोल्यूशन नहीं हुआ है और क्रोकोडाइल 6 करोड़ साल पहले जैसे दिखते थे ठीक वैसे आज हम इंसानों के बीच भी दिखते हैं, जहाँ हर एक स्पीसीज में धीरे धीरे एवोल्यूशन होते हैं और वे खुद को एनवायरनमेंट के हिसाब से ढालने की कोशिश करती है। वहीं क्रोकोडाइल में कोई भी खास बदलाव नहीं हुए और किसी भी तरह का खास एवोल्यूशन देखने को नहीं मिलता है। और ये सुनने के बाद दो सवाल उठना बहुत ही कॉमन है। पहला कि क्रोकोडाइल ने कैसे डायनासोर एक्सटिंक्शन को सरवाइव कर लिया और वहीं दूसरा सवाल ये है कि क्रोकोडाइल ने ऐसा क्या डेवलप कर लिया अपनी बॉडी के अंदर जिसकी वजह से क्रोकोडाइल को किसी तरह की एवोल्यूशन की जरूरत नहीं पड़ती है और उनकी बॉडी एक तरह से परफेक्ट हो चुकी है। वेल आज बात करेंगे इसी के बारे में, क्रोकोडाइल की बॉडी में ऐसी खास क्या प्रॉपर्टीज है जिसकी वजह से उनकी बॉडी परफेक्शन के इतने ज्यादा करीब है। वहीं दूसरे क्वेश्चन के बारे में कि कैसे क्रोकोडाइल ने डायनासोर एक्सटिंक्शन को सरवाइव कर लिया। नोबेल प्राइज विनर लुइस वॉल्टर अल्वारेज ने 1980 में एक थ्योरी दुनिया के सामने रखी। एक हिस्टोरिक क्ले को एनालाइज करने के बाद उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि इसमें इरिडियम बहुत ही ज्यादा मात्रा में मौजूद है। सबसे अजीब बात यह थी कि ये इरिडियम पृथ्वी में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, तो उनका ऐसा मानना था कि ये किसी एस्ट्रॉयड से आया हुआ पत्थर है जो पृथ्वी से टकराने के बाद पृथ्वी में एस्ट्रॉयड का बचा हुआ हिस्सा रह गया है। और उनका ये भी मानना था कि पृथ्वी से डायनासोर के खत्म होने का रीजन एस्ट्रॉयड एपोकैलिप्स ही है। दरअसल एस्ट्रॉयड बड़े से पत्थर होते हैं जो स्पेस से आकर पृथ्वी में गिरते हैं, जिनका साइज कई मीटर से लेकर कई किलोमीटर तक हो सकता है। पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एस्ट्रॉयड इंटर करते ही हाई प्रेशर और फ्रिक्शन की वजह से एस्ट्रॉयड वेपोराइज होने लगते हैं। छोटे एस्ट्रॉयड एटमॉस्फेयर में एक्सप्लोड हो जाते हैं और जमीन तक नहीं आ पाते। लेकिन ऐसे एस्ट्रॉयड जिनका साइज बहुत ज्यादा बड़ा रहता है वे धरती से आकर टकरा जाते हैं। और वहीं मेसोजोइक एरा के मास एक्सटिंक्शन का कारण भी यही थ्योरी बताई जाती है। मेसोजोइक एरा ऐसा एरा था जब पृथ्वी पर पूरी तरह से रेप्टाइल्स राज करते थे और मैमल्स बहुत ही कम मात्रा में मौजूद थे। एस्ट्रॉयड थ्योरी को सही इसलिए बताया जाता है क्योंकि एस्ट्रॉयड के टकराने से बना गड्ढा आज भी मैक्सिको के सी कोस्ट में मौजूद है, जिसको साइंटिस्ट ने एनालाइज करने के बाद ये पता किया कि ये गड्ढा उसी एज का है जिस समय पृथ्वी पर डायनासोर मौजूद थे। माना जाता है कि वे एस्ट्रॉयड 10 से 15 किलोमीटर चौड़ाई का था। एस्ट्रॉयड की वेलोसिटी की वजह से उसने करीब 150 किलोमीटर गड्ढा कर दिया था। हमारे पृथ्वी में मौजूद 75% से ज्यादा एनिमल्स अचानक से गायब हो गए थे। जैसे ही एस्ट्रॉयड पृथ्वी से टकराता है, टकराते ही वे वेपराइज हो जाता है, जिसकी वजह से पृथ्वी में एक बहुत बड़ा सा गड्ढा हो जाता है और आसपास के एरिया में पूरी तरह से तबाही मच जाती है। उसके साथ ही एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और एक बड़ी सी हीट वेव उठती है, जिसकी वजह से बहुत सारा मटेरियल हवा में उड़ जाता है। धीरे धीरे ये मटेरियल पूरी दुनिया पर फैल जाता है और इसकी वजह से सूरज से आने वाली रोशनी बहुत कम हो जाती है। सूरज की रोशनी में कमी होने की वजह से अब पेड़ों को खाना बनाने में बहुत ज्यादा दिक्कत आने लगी। पेड़ धीरे धीरे सूखने लगते हैं और वे जानवर जो पेड़ों को खाकर जिंदा रहते थे वे अब मरने की कगार पर आ जाते हैं। शाकाहारी जानवर जैसे ही मरने लगते हैं उनका असर मांसाहारी जानवरों पर भी दिखने लगता है। शाकाहारी जानवरों के खत्म होते मांसाहारी जानवर भी धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं और कार्निवरस जानवर भी एक समय आने पर पूरी तरह से पृथ्वी से विलुप्त हो जाते हैं। ये बता पाना कि ये खतरनाक पीरियड कब तक चला था ये बहुत ही मुश्किल है और इसका ठीक कोई सटीक जवाब नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं था कि पृथ्वी से डायनासोर के खत्म होने के पीछे यही एक रीजन था। दरअसल पृथ्वी में उस समय बहुत ज्यादा चेंजेस चल रहे थे। जहां आज हम सेंट्रल इंडिया में किसी भी तरह के वल्केनो को नहीं देखते, वहीं डायनासोर के समय में सेंट्रल इंडिया में बहुत ज्यादा वल्केनोज मौजूद थे। पृथ्वी में आए दिन कोई न कोई वल्केनो फटता रहता था, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड हवा में रिलीज होती रहती थी, जिसकी वजह से हवा धीरे धीरे कंटामिनेटेड होती जा रही थी और हवा का स्तर लगातार गिरता जा रहा था। साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि ये एस्ट्रॉयड अगर कुछ मिनट बाद पृथ्वी से टकराया होता तो हो सकता है कि कुछ डायनासोर आज हम इंसानों के बीच जिंदा रहते हैं। धरती का एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा तेजी से उस समय बदल रहा था। इसकी वजह से होता यह है कि जब एस्ट्रॉयड पृथ्वी से टकराता है धरती के एनवायरनमेंट के चेंज को ये बहुत तेजी से बूस्ट कर देता है। लेकिन उड़ने वाले डायनासोर आसानी से एस्ट्रॉयड एपोकैलिप्स को बर्दाश्त कर ले जाते हैं क्योंकि वे आसानी से उड़कर किसी बेहतर जगह पर जा सकते थे और उनके पंख उन्हें ठंडी से बचाने में मदद करते थे, जिसकी वजह से कई सारे उड़ने वाले डायनासोर एस्ट्रॉयड एपोकैलिप्स को बर्दाश्त कर ले जाते हैं। और आज हम जिन चिड़िया को आसपास अपने देखते हैं उनके पूर्वज वही उड़ने वाले डायनासोर्स को माना जाता है। लेकिन अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्रोकोडाइल्स जो कि ना ही उड़ सकते थे ना ही जिनका बॉडी साइज बहुत ज्यादा बड़ा था, वे कैसे डायनासोर एक्सटिंक्शन को झेल ले जाते। दरअसल क्रोकोडाइल की बॉडी बहुत ही कम अमाउंट में एनर्जी यूज करती है और वे एक ही जगह पर कई घंटों तक खड़े रहकर बिता सकते हैं, जिस वजह से उनकी बॉडी बहुत धीरे धीरे सांस लेती है और उनकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है और वे पानी के अंदर भी कई घंटे तक बिना कुछ करे सर्वाइव कर सकते हैं। सांस रोक कर भी वे कई
घंटों तक पानी के अंदर रह सकते हैं, जिसकी वजह से अगर बाहर किसी भी तरह से कोई खतरा उन्हें दिखता है तो वे पानी के अंदर कई घंटों तक अपने आप को छिपा सकते हैं। इसके अलावा एक खास प्रॉपर्टी और होती है क्रोकोडाइल के अंदर। क्रोकोडाइल कई महीनों तक और कई बार तो 1 साल से ज्यादा भी बिना खाने के सर्वाइव कर लेते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एबिलिटी डेवलप कर ली थी क्रोकोडाइल ने, जिसकी वजह से होता यह है कि जब पृथ्वी से खाने की कमी पड़ने लगी थी तब वे कई महीनों तक बिना खाने के जिंदा रह लेते थे, और कई बार तो वे मरे हुए जानवर को खाकर भी जिंदा रह रहे थे। और इस इंपॉर्टेंट एबिलिटी की वजह से क्रोकोडाइल डायनासोर एक्सटिंक्शन को सर्वाइव कर ले जाते हैं। जहाँ डायनासोर बहुत ही ज्यादा एक्टिव जानवर थे, उन्हें हर वक्त एनर्जी की जरूरत पड़ती थी, स्पेशली मांसाहारी जानवर को जिन्हें अपने शिकार को चेज करके पकड़ना रहता था, वे बहुत जल्दी मर जाते हैं। कई बार क्रोकोडाइल्स ऐसी जगहों पर भी रहते थे जहाँ पर पेड़ों के होने या ना होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। वहीं जरा आप एक बार किसी ऐसे जंगल के बारे में सोचिए जहाँ पर बहुत ज्यादा पेड़ मौजूद हैं। ऐसी जगह पर अगर किसी तरह से सारे पेड़ खत्म हो जाते हैं तो फिर क्या वहाँ पर मौजूद सारे जानवर सर्वाइव कर पाएंगे? तो वेल, इसका जवाब होगा नहीं। धीरे धीरे वहाँ पर मौजूद सारे जानवर भी मरने लगेंगे। ठीक ऐसा ही हुआ डायनासोर के साथ। जैसे ही पेड़ सूखने लगे वैसे ही शाकाहारी डायनासोर और फिर मांसाहारी डायनासोर पृथ्वी से विलुप्त होने लगे। डेड प्लांट और डेड एनिमल्स अक्सर बहकर पानी के किनारे आ जाया करते थे, जिसे क्रोकोडाइल्स को खाने में कोई दिक्कत नहीं होती थी, और यही कारण है कि क्रोकोडाइल डायनासोर एक्सटेंशन को आसानी से सर्वाइव कर ले जाते हैं। और एक ध्यान देने वाली बात यह भी है कि क्रोकोडाइल्स आज जैसे दिखते हैं 200 साल पहले भी वैसे ही दिखते थे। जहाँ दूसरे जानवर जैसे बर्ड्स, लिजर्ड्स में काफी ज्यादा डाइवर्सिटी आ गई है, लेकिन क्रोकोडाइल्स में बहुत कम एवोल्यूशन हुआ है। रिसर्च के मुताबिक क्रोकोडाइल का रेट ऑफ एवोल्यूशन बहुत स्लो है, और इस तरह के एवोल्यूशन को पंक्चुएटेड एवोल्यूशन कहा जाता है। ओकेजनली ये बहुत ही कम होता है, लेकिन जब होता है तो फिर बहुत ही ज्यादा परफेक्ट तरीके से होता है। साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि क्रोकोडाइल्स ऐसे बॉडी को पाने में सक्सेसफुल हो गए थे जो बहुत ही ज्यादा इफिशिएंट थी, और इन्हें सर्वाइव करने के लिए बॉडी में खास चेंजेस करने की जरूरत नहीं थी। इसी वजह से हमें क्रोकोडाइल्स की बॉडी में किसी तरह का एवोल्यूशन देखने को नहीं मिलता है। क्रोकोडाइल्स मोस्टली वार्म कंडीशन में रहते हैं, जिसकी वजह से जब पृथ्वी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ने लगा तो उनके लिए कंडीशन बहुत ही ज्यादा फेवरेबल हो गई। अब क्योंकि वे अपने बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर सकते, जिसकी वजह से उन्हें एनवायरनमेंट की गर्मी को एब्जॉर्व करके ही अपने आप को जिंदा रखना पड़ता था। डायनासोर की एज में क्लाइमेट बहुत ही ज्यादा तेजी से वार्म हो रहा था, जिस वजह से उस वक्त काफी सारे वैरायटी के क्रोकोडाइल्स हमें देखने को मिलते थे जो आज के समय में नहीं पाए जाते। वैसे भी तरह के क्रोकोडाइल्स उस समय मौजूद थे। डायनासोर जितने बड़े क्रोकोडाइल, प्लांट ईटिंग क्रोकोडाइल और यहाँ तक तेज भागने वाले क्रोकोडाइल भी एक समय पर पृथ्वी पर मौजूद। लेकिन उम्मीद करते हैं कि आपको आज की इस वीडियो से जरूर समझ में आ गया होगा कि कैसे क्रोकोडाइल की बॉडी ने अपने आप को परफेक्ट कर लिया और कैसे उन्होंने डायनासोर एक्सटिंक्शन को सर्वाइव कर लेगा। लेकिन फिर भी एक सवाल उठना बहुत ही लाजमी है कि ऐसा क्या होगा जिसकी वजह से पृथ्वी में कई सारे क्रोकोडाइल्स जो पाए जाते थे आज के समय में नहीं पाए जाते, और कौन से ऐसे कारण थे जिसकी वजह से वे क्रोकोडाइल्स पृथ्वी से विलुप्त हो गए। पर फिलहाल तो इसका जवाब किसी के पास नहीं है, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हम इंसानों के पास जरूर इस सवाल का जवाब होगा। इस उम्मीद के साथ कि आपको आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को एंड प्रेस द लाइक बटन।